आपका स्वागत है स्टेप अहेड में। मैं सरस्वती। अभी इस बार हम आए हैं एक नए फेलो के साथ, जो कि है CMGCA फेलो। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा शो चल रहा है फेलोशिप की कहानी फेलो की जुबानी। तो अभी एप्लीकेशंस आउट हुए हैं, CMGCA पे प्रोसेस चल रहा है, तो वी थॉट कि हमें ऐसे ही किसी फेलो को इनवाइट करना चाहिए। तो आपके हमारे साथ है दिनेश जी। तो नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है और मैं महाराष्ट्र के पालघर जिले से आया हूँ। मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2 साल की गांधी फेलोशिप कंप्लीट की एंड अब मैं आपके सामने एज अ CMGJ चरखे दादरी में पोस्टेड हूँ। जी जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका फेलोशिप ज्वाइन करने का क्या मोटिव था? जो मेरा पर्पस रहा है वो कहीं ना कहीं पास से है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल की गांधी फेलोशिप की। वहां पर मैंने कुछ लर्निंग्स किया जैसे कि प्रोसेस री इंजीनियरिंग। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म फाइंड आउट कर रहा था। मुझे CMGJ दिखा एंड ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं मेरे लर्निंग को एनहांस कर सका एंड इस गवर्नमेंट के सिस्टम को समझ सका। ये मेरा पर्पस रहा है CMGJ के लिए अप्लाई करने का। जी, ये तो रही आपकी बात, आपने अपने बारे में बताया। क्या आप हमें बता सकते हैं थोड़ा CMGCA प्रोग्राम क्या है? यस जरूर। सो CMGJ प्रोग्राम हरियाणा गवर्नमेंट और अशोका यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ चलाया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम का जो एम है, पर्पस है, वो हरियाणा में गुड गवर्नेंस को बनाए रखना और जो सिस्टम है उसको इफिशिएंट बनाना का काम है। हर साल CMJJ में टोटल 25 लोग सिलेक्ट होते हैं जो कि 22 जिलों में काम कर रहे होते हैं। इनका जो मेन वर्क है CM सर के फ्लैग स्कीम्स को डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना। जी जी। धन्यवाद। तो आप अभी मुझे ये बताइए कि आपकी अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा है मेरे लिए। गांधी फेलोशिप के बाद जब मैं CMJJ प्रोसेस को अप्लाई कर रहा था, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है बिकॉज ये बहुत छोटी से छोटी बातों को नोटिस कर रहे होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है। अब एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन जैसा नहीं होता है। एप्लीकेशन फिल करते टाइम इसमें कुछ केस स्टडी होती है और कहीं कहीं जगहों पे आपको आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करनी होती है। सो जब मैं एप्लीकेशन फिल कर रहा था, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साथ में बताते जाता हूँ ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल। मोटिवेशन बन सकता हूँ। जी। जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हो तो पहले तो आप गो थ्रू कर लीजिए कि आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो दिस ईयर भी उन्होंने कुछ केस स्टडीज दी है जहां पर आप फेलोशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो, और 2-3 केस स्टडी दी है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाए। वो अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो आप डायरेक्टली अपलोड करते जाते हो। ऐसे के टाइम पे अगर आपको टिप्स चाहिए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहां से हम ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट। कि आपने कहाँ से कॉपी किया है। अगर आप किसी इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं, कोई आपने एनालाइज किया हो, तो कोशिश यही कीजिए कि जो आप लिख रहे हो वो आपका हो, ना कि आपने किसी और के आइडियाज को चुरा के लिखा हो। ये ऐसे के लिए था। एंड खुद के बारे में आप जितना रिफ्लेक्ट करेंगे उतनी सच्चाई आप एप्लीकेशन के दौरान रखिए। फिर एप्लीकेशन के प्रोसेस में ही कुछ लोग आउट हो जाते हैं। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन का राउंड, जहां पर आपको उसी दिन कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर GD राउंड्स हो रहे होते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CMJJ प्रोग्राम में बहुत ही मतलब गन्ने के जूस भी निकाल लिया जाता है और जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है उसको भी वो यूटिलाइज करते हैं। उसी तरीके से वो 2 टाइप्स के इंटरव्यू कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक सीनियर IAS ऑफिसर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं और एक अशोका यूनिवर्सिटी की टीम कंडक्ट कर रही होती है। अगर दोनों की तरफ से डन मिलता है तो आप सिलेक्ट होते हो, अदरवाइज एक की तरफ से डन और दूसरे की तरफ से डन नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हो रहे होते हो। इसके बाद आपको कुछ दिनों में सिलेक्शन के लिए ऑफर लेटर आ जाता है एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हो। जी। तो मैंने कुछ सुना है कि इसका फर्स्ट डेडलाइन एंड सेकंड डेडलाइन, ये थोड़ा क्लियरिटी देंगे इसके बारे में क्या है? CMJJ प्रोग्राम में बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे होते हैं।
सो इसके लिए दो डेडलाइन रखी जाती है। जो लोग फर्स्ट डेडलाइन तक एप्लीकेशन भर देते हैं उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है पहले ही। जैसे कि आपको मैंने बताया इंटरव्यूज हो रहे हैं, जीडी हो रहे हैं, ये बहुत ही पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड जो लोग सेकंड डेडलाइन के पहले फॉर्म सिलेक्ट कर देते हैं वो डेडलाइन क्रॉस होने के बाद इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में जा रहे होते हैं। ये सब कुछ सुन के तो पता चल रहा है बहुत टफ है ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। ये अदर फेलोशिप की तरह नॉर्मल नहीं है। एंड बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सारे प्रोसेस अच्छे से करके फिर आप सिलेक्ट हुए हो। तो ये रही इनकी एप्लीकेशन से सिलेक्शन तक की जर्नी। तो अभी हम आगे जानते हैं इनसे कि सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है CMGTA फेलोशिप में। सो जैसे आप ऑफर लेटर सिलेक्ट कर लेते हो, आपको डेट्स आ जाते हैं कि आप किस दिन ज्वाइन कर रहे हो। सो ज्वाइनिंग के स्टार्टिंग में आपका 15 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि गवर्नमेंट क्या है, कितनी हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्योंकि गांधी फेलोशिप के दौरान मुझे कुछ नहीं पता था। सो ये पूरे इंडक्शन में आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उसके साथ ही साथ ये आपको डिस्ट्रिक्ट इमर्जन के लिए लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद किस तरीके से काम कर रहे होगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हो, किस डोमेन में काम करना है। तो CMGG प्रोग्राम स्पेशली एजुकेशन, WCT और जिले में 30 से ज्यादा प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट के साथ किसी न किसी कंपोनेंट पे काम कर रहा होता है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस फेलोशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। तो दिनेश, जब आप सिलेक्ट हुए, बाकी इंडक्शन हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर उसके बाद एक्चुअली जब आपने वर्क स्टार्ट किया तब आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे। क्या आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं? जरूर। सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज रहा है वो रही है हिंदी। ओह, हरियाणा गवर्नमेंट में जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं वो टोटली हिंदी में होते हैं। जब हिंदी में वर्ड्स और लेटर्स आ रहे होते थे तो कौन सा डेजिग्नेशन किसके लिए यूज हो रहा है वो समझने में मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज आया था। हाँ, बट अब मैं समझ गया हूँ तो अब उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आ रही है। और अगर चैलेंज तो नहीं कह सकता, एक तरीके से लर्निंग है कि जितने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं हम उससे उतना ही निकल कर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर दिनेश, मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि एज अ CMGGA फेलो क्या रोल होता है आपका? रोल तो हमारा आपको नाम से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुड गवर्नेंस एसोसिएट। तो CM ऑफिस के द्वारा जो भी फ्लैग स्कीम्स चल रही होती है, हमारा काम होता है कि उसे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना। साथ ही साथ जो हमारे डिप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहना। सेकेंडली, जो हमारा जो मेन वर्क होता है, स्कीम्स के दौरान, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी गैप्स आ रहे हैं उनकी स्टडी करना और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो स्टेट को रिकमेंड करना। थर्ड वन, हमारे पास DI का ऑप्शन होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स। तो हमारे कई साथी हैं जो अनीमिया टॉपिक पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि एक, हमें तो लग रहा है कि बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है ये, बट उन्होंने इस छोटे से प्रॉब्लम को टेप डाउन किया और स्टेट को उन्होंने ये रिकमेंड किया कि किस तरीके से अनीमिया के साथ लड़ा जा सकता है। उसके लिए अपने अपने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी CMGG प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एक तो आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है इसमें। तो फिर डे फ्लो क्या रहता है एक CMGGA फेलो का, और कितने घंटे और वीकली कितने दिन में काम करना होता है? आर्स बता पाना तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम है, क्योंकि CMGG प्रोग्राम आपसे कमिटमेंट मांगता है। ये 9 से 5 वाली जिंदगी नहीं है जहां पर आप 9 बजे ऑफिस चले गए और 5 बजे चले गए। समटाइम आप प्लान करके जाते हो कि दिन भर में आप 10 चीजें कर रहे हो, बट जैसे आप ऑफिस जाते हो आपके सर ने कह दिया कि दिनेश ये प्रॉब्लम है, तो आप उस काम को सॉल्व करने में लग जाते हो और कब शाम हो जाती है आपको भी पता नहीं चलता है। वर्किंग आवर्स को लेकर कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो और सुबह उठकर आप सीधे प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंच चुके हो। आई होप मैंने आपका आंसर क्लियर कर दिया है कि CMGG प्रोग्राम को कमिटमेंट चाहिए। जी जी, बिल्कुल कमिटमेंट तो चाहिए। तो क्या फिर संडे में ऑफ नहीं रहता, मतलब पूरा वीक वर्क करते हैं आप? मोस्टली टाइम तो संडे के दिन भी हम वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो।
स्टेट की नीड के हिसाब से हम संडे के दिन भी वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी संडे आपका बिजी होता है। हाँ, फ्यू संडे हमारे पास होते हैं जहाँ पर हम हमारे फ्रेंड से चैट कर लेते हैं, मस्ती चलती रहती है। तो रिलैक्स एवरीवन, इतना भी ज्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आगे बताइए, तो मतलब कितना परसेंट आपको फील्ड विजिट करना होता है, कितना ऑफिशियल वर्क करना होता है, ये कुछ फिक्स है? सो सीएमजीजी प्रोग्राम में 2 मंथ्स का टेन्योर होता है। हर 2 महीने में सीएम ऑफिस से डायरेक्शन आ रहे होते हैं कि आप इन 2 महीनों में इन प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। सो अगर वो 2 महीनों में जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए, अगर उसके लिए फील्ड विजिट रिक्वायर है, सो उस टाइम हम फील्ड विजिट्स कर रहे होते हैं। अगर रिक्वायर नहीं है तो हम फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके लिए कितना रिक्वायर है, डॉक्यूमेंटेशन कितना परसेंट रिक्वायर है एंड कितना परसेंट आपके लिए फील्ड विजिट रिक्वायर है। सो इट्स डिपेंड ऑन टॉपिक। ओके, ठीक है। तो फिर मुझे आगे बताइए, कौन कौन से स्टेक होल्डर के साथ आप काम करते हैं? सो स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सीएम ऑफिस पूरे जिले के साथ काम कर रहा होता है। और एज अ सीएम जीजे आपका काम होता है कि सीएम ऑफिस से आए फ्लैग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। तो आप किसी न किसी पॉइंट पे जिले के 30 से ज्यादा जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें किसी न किसी कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हो। तो सारे ही एक तरीके से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर भी आप कुछ नाम बता पाए तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा। सो मोस्टली हम जो हमारे जिले के जो डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, कई जिलों में उन्हें कलेक्टर भी कहा जाता है, हम उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे होते हैं। हम उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि सीएम ऑफिस से ये डायरेक्शंस आए, उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने ये चैलेंजेस आए, तो सर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो मोस्टली इन वन वर्ड डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं। ओके, तो सुना एप्लीकेंट्स, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक कलेक्टर के साथ काम करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है दीदी। तो ये फेलोशिप करते टाइम आप, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो करने में आपको बहुत इंटरेस्ट फील होता है, एंड कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग वर्क आप करते हैं? सो मेरा इंटरेस्ट तो टेक्नोलॉजी को लेकर है कि किस तरीके से जो भी चैलेंजेस आते हैं उसे टेक इंटरवेंशन के द्वारा किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो कभी भी अगर स्टेट कहता है कि ये चैलेंज है, तो मेरे ब्रेन में वो चलने लगता है कैलकुलेशन कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से टेक इंटरवेंशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, बट चैलेंजिंग भी थोड़ा सा यही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपके पास ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी एज 55 क्रॉस हो चुकी है। तो उनको वो टेक इंटरवेंशन समझाने में जो चैलेंज आता है, वो मेरे लिए कठिनाई है कि उन्हें किस तरीके से उनके तरीके से समझा सकूं। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग पार्ट भी बन जाता है। बिल्कुल। तो मैं आगे ये जानना चाहती हूँ आपसे कि मतलब ये तो हुई काम के बाद, इसके साथ ही फेलोशिप में कुछ प्रोसेसेस होंगी, कुछ आपके लिए लर्निंग सेशंस होंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है फेलोज के साथ, एंड उसके साथ ही अशोका यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहता है इस पूरे फेलोशिप में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी फेलोशिप है वो फील्ड टू फोरम की तरह काम कर रही होती है। मतलब आप 5 से 7 जो वीक्स होते हैं वो आपके जिलों में होते हो, उसके बाद आप फोरम में जा रहे होते हो जहाँ पर सारे एसोसिएट्स एक साथ आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, जहाँ पर आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही होती है। साथ ही साथ आपको नए प्रोजेक्ट्स भी असाइन किए जाते हैं। पहले तो आपका हुआ इंडक्शन, फिर 2 महीनों के बाद आप फोरम में मिल रहे होते हो, और ऐसे हर 2-2 महीने करके आप फोरम से में मिल रहे होते हो। मोस्टली यही हमारा प्रोसेस होता है। एंड इन सारे फोरम्स में आपके सेल्फ डेवलपमेंट हो रही होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही होती है एंड नए प्रोजेक्ट्स असाइन हो रहे होते हैं। तो ये अशोका यूनिवर्सिटी इसमें कैसे रोल प्ले करती अशोका यूनिवर्सिटी हमें ये फैसिलिटेट कर रही होती है, प्लेस प्रोवाइड कर रही होती है कि आप कहाँ पर अपने इस फोरम को कर रहे हो। साथ ही साथ जो मेंटोर होते हैं वो हमें अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक्सपर्टीज है, रिसेंटली हमारे किस तरीके से एक रिज्यूम बिल्ड किया जा सकता है,
किस तरीके से आप हमारे अपने करियर गोल को सेट किए जा सकते हैं, ऐसे जो एक्सपर्ट्स है अशोका यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही होती है ताकि हम हमारा सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सके। गुड टू नो दैट। तो हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है कि व्हाट आफ्टर द फेलोशिप, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर द CMGGA। अब हम सही सही पॉइंट्स पे आ गए, क्योंकि कोई जो भी काम कर रहा है उसका कोई तो कोई गोल है। सो सीएमजीजे के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप डेप्यूटी कमिश्नर्स को कंसल्ट कर रहे होते हो, सो कंसल्टिंग के जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। आप खुद के एनजीओ ओपन कर सकते हो। थर्ड, आप किसी सीएसआर को ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ जो होता है कि हरियाणा गवर्नमेंट के जो स्टेट डिपार्टमेंट्स है वो कंसल्टिंग के लिए एप्लीकेशंस ओपन कर रहे होते हैं। सो विद इन स्टेट और स्टेट को छोड़कर भी जो अदर स्टेट्स है वहाँ के गवर्नमेंट्स भी सीएमजीजे को हायर करते हैं फॉर कंसल्टिंग। एंड कई लोग सीएमजीजे के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी चले जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन स्टडी करने के लिए भी चले जाते हैं। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ, बहुत टाइम से आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस मोड पे वीडियो सुन रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स कर देती हूँ। मैं दिनेश से ये क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि दिनेश, आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है? सो एज ए स्टाइपेंड आपके 50,000 मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर 5,000 आपके ऑफिस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसके अंदर इंटरनेट, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ आपको 30,000 का ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहा होता है, और रहने के लिए आपको जिले में घर भी दिया जाता है। ओके, तो क्या व्हीकल भी प्रोवाइड करते हैं या आप सेल्फ मैनेज करते हैं? सो वो जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस के, उसको आप एज अ कार हायर करवा सकते हो। ओके। तो जिले में आपके पास बेसिकली एक कार होती है, जो 30,000 आते हैं वो आप कार वेंडर को दे देते हो। ओके, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा केस हो कि आप ट्रैवल करते हैं कहीं और अपने लोकेशन पे, एंड वहाँ पे फिर आपका अकोमोडेशन हो, खाने का हो, या फिर ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा कैसे मैनेज होता है? सो ट्रैवलिंग आपकी बेसिकली दो प्रकार की ही होती है। एक तो होती है विद इन डिस्ट्रिक्ट। सो आपके पास खुद की कार है तो आपने फील्ड विजिट किया, एंड उसके बाद लेट नाइट आप अपनी कार से घर आ गए। एंड अगर आप ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो, सो उसका जो भी ऑल एक्सपेंडिचर अशोका यूनिवर्सिटी बेयर करती है। सो आपको इसके खर्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसके बारे में सोचना है। जी। तो फिर लीव्स का क्या, मतलब कितनी, एक साल में आपको कितनी लीव्स मिलती है? सो आपको एक साल के अंदर 10 दिन की लीव प्रोवाइड की जाती है, जो आप अपने नीड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो क्या ये 10 लीव एक साथ ले सकते हैं? सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके जो प्रोग्राम मैनेजर्स है वो कितने दिन के लीव सैंक्शन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। जी जी, ठीक है। तो मेरा अभी नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ये सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो तो दे रहे हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा टफ होने के कारण थोड़ा उनका अटेम्प्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जाके चलता है। तो क्या ये फेलोशिप करते हुए साइड बाय साइड वो कोई अदर कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं? सीएमजीचे 1 ईयर का फुल टाइम जॉब होता है, जिसके अंदर आपको समय मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके एंगेजमेंट किस तरह है। तो अगर आप साइड बाय साइड स्टडी करना चाहते हैं, सो ये पॉसिबल तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप दिन भर मेहनत करके लेट नाइट तक जाग रहे हो तो वो आपके ऊपर होता है। तो एप्लीकेंट ऑल अबाउट अप टू यू। जैसे अपना पूरा डे प्लान करते हैं, हिसाब से शेड्यूल करते हैं, अपनी स्टडीज को कैसे लेके चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट चैलेंज तो है। ठीक है।
तो फिर आगे थोड़ा सा बताइए कि क्या लगता है आपको, किस तरह के एप्लीकेंट्स में इसको अप्लाई करना चाहिए, या फिर हम सिंपल भाषा में बोला जाए तो मोस्ट सुटेबल पर्सन कौन होगा इस फेलोशिप के लिए? सो प्रोग्राम के एंगेजमेंट के हिसाब से जो लोग भी अपना करियर सोशल सेक्टर में बनाना चाहते हैं या फिर जो पब्लिक पॉलिसी डोमेन में बनाना चाहते हैं, उनके लिए सेक्टर बहुत ही बेस्ट है। साथ ही साथ जो फ्यूचर स्टडीज करना चाहते हैं सोसाइटी को लेकर, उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। तो इस शो का लास्ट क्वेश्चन, तो आप बताइए कि आप फ्यूचर एप्लीकेंट्स या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो जो लोग भी चेंज लाना चाहते हैं खुद में, साथ ही साथ सोसाइटी में, वो लोग तो डेफिनेटली अप्लाई करें। साथ ही साथ अगर आप एडवेंचर क्या होता है, अगर आप लाइफ को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी, धन्यवाद दिनेश इस शो में आने के लिए। तो मैं आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारी सीरीज चल रही है फेलोशिप की कहानी, फेलो की जुबानी। इसमें हम अलग अलग फेलोशिप को कवर करते हैं, फेलो को इनवाइट करके शो में। तो अगर आप इस शो में आना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ ही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है स्टेप हेड की ओर से। हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।